नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम जिस विषय को शामिल करके आए हैं, आपके ऊपर प्रस्तुत कर रहे हैं इस कार्यक्रम को, कृषि और बागवानी में उत्तराखंड राज्य के विकास की संभावनाएं। और आज की इस विशेष चर्चा में हमारे साथ जो स्टूडियो में विशेष आमंत्रित मेहमान हैं, उनका परिचय आपसे कराना चाहूँगा। पूर्व निदेशक उद्यान डॉक्टर भगवती प्रसाद नौटियाल जी ठीक मेरे सामने हैं। साथ में उनके बगल में जो बैठे हुए हैं वो भरत सिंह राणा हैं, जो उत्तरकाशी के एक बहुत ही सफल उद्यमी हैं और कई राज्यों में कार्यरत उनकी कहानियां सफलता की संचालित हैं। उनके ठीक बगल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कोकसाल जी हैं, जो पूर्व उद्यान अधिकारी हैं और साथ में इस उत्तराखंड के बारे में उन्हें उद्यानिकी की विशेष जानकारी है। और सबसे नवोदित एक कृषक के रूप में हमारे नवोदित उद्यमी हैं श्री प्रभाकर जी। ये विशेष रूप से उत्तरकाशी क्षेत्र में अपने कृषि और उद्यान के कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि दूरदर्शन उत्तराखंड की हमेशा कोशिश रही है कि हम इस क्षेत्र के कला सांस्कृतिक विकास की यात्राओं के साथ साथ इस क्षेत्र के आर्थिक विकास पर भी समय समय पर परिचर्चाएं आयोजित कर लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, जो इस राज्य के आर्थिकी के विकास में रोल मॉडल का काम कर रहे हैं। तो आज की इस चर्चा में जो हमारे ये उपस्थित साथी हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में और चर्चा का प्रारंभ करना चाहूँगा डॉक्टर भगवती प्रसाद नौटियाल जी से। आप महाप्रबंधक नाबार्ड भी रहे हैं और निदेशक उद्यान उत्तराखंड में भी। किस तरीके से इस नवोदित राज्य में आप इसकी संभावनाओं को देखते हैं? सबसे पहले तो मैं दर्शकों को नमस्कार करूंगा और आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर, कृषि और बागवानी पर आपने परिचर्चा के लिए हमें आमंत्रित किया है। और जहाँ तक आप भी स्वीकार करेंगे कि कृषि और बागवानी दो आधारभूत और महत्वपूर्ण संसाधन हैं जी। कृषि में जहाँ हमारे पास खाद्यान्न फसलें, दलहन फसलें और चारा फसलें, तिलहन की फसलें, ये चीज़ें आती हैं, वहीं बागवानी के क्षेत्र में भी बहुत मुख्य तौर पर कई आयाम हैं। फल उत्पादन है, सब्जी उत्पादन है, पुष्प उत्पादन है, जड़ी बूटी का उत्पादन है, जड़ी बूटी की खेती मतलब मशरूम है, इवन शहद उत्पादन, बी कीपिंग, चाय की खेती, रेशम की खेती। तो इतना व्यापक विषय है कृषि और बागवानी, और हमारा आधारभूत संसाधन भी है। तो खासतौर पे उत्तराखंड, यद्यपि हमारे पास कृषि भूमि जी बहुत कम है, यानी कि कुल मिला करके पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल जो 54 लाख हेक्टेयर हमारे पास है जी, उसमें मात्र हमारे पास 7 लाख हेक्टेयर ही कृषि और बागवानी के। अब हमें चिंता का विषय है कि इतनी कम भूमि में हम किस प्रकार से अपना उत्पादन और किस प्रकार से आय की वृद्धि कर सकें। ये हमारे लिए चुनौती भी है और अवसर भी है, क्योंकि हमारे पास दो मुख्य जो मुख्य क्षेत्र हैं, हमारे पास जो सुविधाएं हैं वो मैदानों की सुविधाएं भी है, मैदानों की जलवायु भी है और पहाड़ की जलवायु भी है। ठीक है नौटियाल जी, मैं फिर से चर्चा पे आऊँगा, क्योंकि हमारे बीच एक सफल उद्यमी के रूप में भरत सिंह राणा भी मौजूद है और ये वो सफलता की कहानी लेकर हमारे बीच आए हैं कि जिन्होंने बहुत सीमित संसाधनों के बीच, और मैं कह सकता हूं कि ये स्वयं प्रेरित रहे हैं इस काम के लिए। तो भरत सिंह जी, किस तरह की कार्यक्रम आप संचालित कर रहे हैं और कि स्वरोजगार के साथ स्वावलंबन भी मिल रहा है, और साथ में सरकार से किस तरह की अपेक्षाएं आप रखते हैं ताकि ये विषय, ये जो साधन है हमारा आजीविका का, ये महत्वपूर्ण आर्थिक विकास का संबल भी बन सके हमारे बीच? धन्यवाद दसमाना जी। मैं दूरदर्शन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उत्तराखंड दूरदर्शन के सभी दर्शकों को नमन करता हूं। जो हम कर रहे हैं, मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां पर बहुत आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, और हमने जो शुरुआत की आज से 10 साल पहले अपने साथ वहाँ के गरीब 2-4 लोगों को जोड़ करके और जूस से हमने शुरू किया जी। और फिर आज हम बड़े स्केल पर, यानी कि मेरा 2-400 से शुरू हुआ बिजनेस आज लगभग 25-30 लाख का टर्नओवर मेरा है और 1500 से 2000 कृषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं।
और जूस से लेकर के हमने जो है अनाज पर, दलहन पर, तिलहन पर और उन सारी चीज़ों की प्रोसेसिंग करके आज चटनी, अचार, मशरूम, बहुत सारे विकल्पों में एक साथ काम कर रहे हैं जी। और मुझे ये प्रेरणा हार्क के जो सचिव रहे महेंद्र सिंह कुंवर जी हमारे यहाँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और उनसे मुझे ये प्रेरणा मिली जी। और उसके बाद आज बहुत सारी संस्थाओं से भी सहयोग मिल रहा है। लेकिन मैं एक सुझाव देना चाहूँगा सरकार को कि सरकारी जितने बजट बनते हैं कृषकों के लिए, वो ये एक इस तरह की योजनाएं संचालित होती हैं जैसे वो थोप देने वाली जैसी प्रक्रिया। तो मेरा सुझाव है कि ऐसी योजनाएं बने कि जो कृषकों के लिए जो बजट आवंटित होते हों वो उसका बेनिफिट सीधे किसान के खाते में जाए, ताकि किसान अपनी आवश्यकता से उसके अच्छे प्लांट खरीद सके, अच्छे बीज क्रय कर सके और अपने हिसाब से उसको लगता है कि मुझे मशरूम की खेती करनी चाहिए तो मशरूम में ही खेती करे। ऐसा नहीं कि उसको ज़बरदस्ती कि नहीं तुझे सेब के पेड़ लगाने हैं। जी। तो इस तरह से मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं अब हमारा कृषि का दायरा सिमट गया है ज़मीन का, तो अब हाई डेंसिटी की ओर जाने की ज़रूरत है। मैंने पहले हाई डेंसिटी रूट स्टॉक में काम किया, बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा जी। तो मुझे लगा कि अब कुछ और आधुनिकता की ओर जाना चाहिए, तो मैंने अभी हाई डेंसिटी सीडलिंग पर काम शुरू किया। उत्तराखंड में एक नया प्रयोग है, मेरे से पहले किसी ने नहीं किया ऐसा। तो उसमें 4 नाली में 1000 सेब के प्लांट लगाने होते हैं और पर प्लांट से 1 पेटी एप्पल निकलेगा, तो यानी कि एक नाली में 1000 पेटी सेब, तो 3000 का अगर हम औसतन बिक्री लगाते हैं तो 30 लाख रुपए हम 4 नाली से अर्जित कर सकते हैं एक ही साल में। यदि हमको 30 की बजाय 15 लाख भी मिलता है तो शायद कम नहीं होगा। जी जी, मतलब एक कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत अच्छा प्रयोग आपने काश्तकारों के सामने भी और पूरे राज्य के सामने रखा है। आज मेरे यहाँ बहुत दूर दूर से लोग देखने के लिए आ रहे हैं, अपने उत्तराखंड के तो हैं, बाहरी प्रदेशों के लोग भी देखने के लिए आते हैं। और मैंने वहाँ पर एक ऐसी यूनिट बनाई हुई है कि मुझे खुशी होती है कि कोई देखने के लिए, और मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बता पाऊँ। मेरी कोशिश रहती है कि फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्रेनिंग भी दूँ। मैंने एक अपने पैसे से एक ट्रेनिंग हॉल बना रखा है जी। और जो लोग प्रशिक्षण लेने आते हैं उनके पास मेरी रेजिडेंस व्यवस्था भी, वो सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। और ये एक प्रयास है मेरा कि अगर भगवान ने मानव तन दिया है तो हम भी समाज का ऋण किस तरह से वापस लौटाएं और समाज को कुछ दें उसके वजह में। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, आपने होमस्टे पे भी होमस्टे योजना भी संचालित की है? जी, मेरा 3 साल पहले से रजिस्ट्रेशन है पर्यटन विभाग से जी। और आ रहे हैं मेरे पास, यहाँ तक कि विदेश तक की भी कई टीमें आ चुकी हैं जी। और एक अच्छा वो है अच्छा। हमारा जो इलाका है उसका प्रचार प्रसार अभी तक नहीं हुआ जी। हमारे यहाँ अलौकिक ऐसी संपदाएं हैं, ऐसी प्रकृति ने ऐसी छटा बिखेरी है कि जो अपने आप में अनायास ही आकर्षित करती है। हमारे जैसे फलों के बागान हैं, उनमें पर्यटक आकर के अपने हाथों से फल तोड़ करके खाए, होता करते हैं ऐसा जी। तो उसको कुछ आनंद की और अनुभूति होती है। ठीक राणा जी, बहुत अच्छा है। मैं फिर से इस चर्चा पे दोबारा आपके पास आना रहूँगा। डॉक्टर कुकसाल साहब, आपने पूरे उत्तराखंड को बहुत नज़दीक से देखा है और एक आप अधिकारी नहीं हैं बल्कि एक सामाजिक प्रेरक के रूप में आपने बहुत काम किया। जो राणा जी जिन चीज़ों को बात कह रहे हैं कि हम वो कार्य संस्कृति अभी तक उत्तराखंड में जिस किस्म से उत्तरकाशी में काम हो रहा है और जनपदों में इस कार्यक्रम को क्यों नहीं उस स्तर पर कर पा रहे हैं, इसमें कहाँ दिक्कतें हैं और कहाँ आपको विकास की संभावनाएं या लगता है कि इसमें कुछ और सरकार की तरफ से किया जाने की ज़रूरत है? धन्यवाद दसवाना जी। ये जो हमारे जो कृषि और बागवानी पर जो परिचर्चा है, मैं इसको 2 हिस्से में बांटना चाहूँगा जी। एक तो हमारा मैदानी क्षेत्र है जो कि उधम सिंह जनपद और हरिद्वार जनपद तथा देहरादून और नैनीताल के मैदानी क्षेत्र, तराई क्षेत्र जी। यहाँ पर एक तो होल्डिंग बहुत अच्छी है, काश्तकार बड़े काश्तकार हैं। दूसरा, यहाँ पे सिंचाई की पूरी सुविधा है। तीसरा, यहाँ पे पन्नगर विश्वविद्यालय है जहाँ के वैज्ञानिकों से काश्तकार कृषक जो हैं राय लेते हैं जी। तो यहाँ पर तो कृषि का भी और बागवानी का भी लोग काफ़ी तरक्की कर रहे हैं, काफ़ी उन्नति कर रहे हैं और बहुत सुंदर चल रहा है जी। दूसरा जो परिदृश्य हमारा है, जो हमारे जो 9 पहाड़ी जनपद हैं, वहाँ पर एक तो बिखरी हुई जोत है। दूसरा, वहाँ का सॉइल स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है। तीसरा, वहाँ पर जानवरों का, जंगली जानवरों का काफ़ी प्रकोप है। और सबसे बड़ी जो विडंबना है वो आपदाओं की है। आप कभी अतिवृष्टि हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी पाला पड़ जाता है, कभी ओले पड़ जाते हैं। तो इन सबको दृष्टिगत रखते हुए ही हमें योजनाएं बनानी चाहिए जी, जो कि आज तक नहीं हो पाया नहीं। दूसरा, जहाँ तक राणा जी ने अपनी परिचर्चा में बातें रखी, उत्तरकाशी जनपद पूरे उत्तराखंड में एक ऐसा जनपद है
एक तो हिमाचल के नज़दीक के जो क्षेत्र, क्योंकि हमें अपनी भौगोलिक परिस्थितियाँ जो देखनी पड़ेंगी जी। हम होता क्या है कि जब भी बागवानी की बात आती है तो हम एक समान पूरे उत्तराखंड को लेते हैं, पूरे पर्वतीय क्षेत्रों को, जबकि ऐसा नहीं है। उत्तरकाशी जनपद हमारा जो उत्तराखंड है वो 27 से लेकर के 31 अक्षांश तक लैटीट्यूड तक जाता है जी। और उत्तरकाशी जो है यह हिमाचल के जो नज़दीक के क्षेत्र हैं, चाहे आप उत्तरकाशी जनपद लगा लो, चाहे आप थथुड़ ब्लॉक जो टेहरी वाला वो लगा लीजिए, चाहे आप चक्रोथा वाला बेल्ट लगा लीजिए, जो हिमाचल के नज़दीक है। कहने का मतलब है कि जिनका लैटीट्यूड ज़्यादा, जो अक्षांश जिनका ज़्यादा है वो टेम्परेट जोन हुआ जी। और जनपद में जो हम जो हैं वो खाली एक एडवांटेज लेते हैं, अगर बर्फ़ पड़ गई, हिमालय के नज़दीक है तो उसका हम एडवांटेज लेकर के उसकी बागवानी की हम बातें करते हैं जी। कभी भी अभी तक राज्य बने 20 साल हो गए हैं, लेकिन माइक्रो लेवल पर कभी भी ये नहीं तय कर पाए हम लोग कि कहाँ पे क्या चीज़ होनी चाहिए और किस तरह से उसकी प्लानिंग होनी चाहिए, माइक्रो प्लानिंग। तो ये भी है, तो ये सब हाई एल्टीट्यूड के हिसाब से। और उत्तरकाशी एक ऐसा जनपद है जहाँ पर कि सेब की बहुत अपार संभावना है, पूरी बागवानी की अपार संभावना है। और अन्य जनपदों में हमें अखरोट की बात करनी होगी, हमें नाशपाती की बात करनी होगी, या हमारा जो यात्रा लाइन है, अब आप ताजुब करेंगे कि हमारी जो यात्रा लाइन है जी, पूरी यात्रा लाइन में अगर आप यात्रा कर लो कहीं भी आपको टोकरी में फल नहीं दिखा देगा। वहीं आप हिमाचल को जाएंगे तो जगह जगह प्लम के सीजन में जाएंगे तो सड़कों के किनारे ढेर पड़े होंगे, मतलब पूरा जो है यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको कहीं चंबा में या भवाली में थोड़ा बहुत दिखता है, अदरवाइज जो है चुलू वगैरह सब इस तरह के फल दिखा देंगे जी। तो ये सोचनीय विषय है, हमने कभी प्लान किया ही नहीं कि भाई यात्रा मार्ग पर अगर हमारी है तो हम आड़ू लगाएं, प्लम लगाएं, खुमानी लगाएं, जो कि अप्रैल से लेकर के जून जुलाई तक पकते हैं। उसमें क्या दिक्कत थी, मार्केट में कोई परेशानी नहीं थी। अरे 10-12 लाख यात्री आता है जी, लेकिन इस ओर कभी ध्यान नहीं किया। यहाँ अगर सेब के पीछे पड़ गए तो सब सेब ही सेब चिल्ला रहे हैं, पौड़े वाले भी सेब, वहाँ भी सेब, ठीक है उत्तरकाशी जनपद में सेब हो सकता है, वहाँ संभावनाएं पूरी हैं, लेकिन अन्य जनपदों में हमें वालनट पे जाना पड़ेगा, नाशपाती पे जाना पड़ेगा, जो यात्रा मार्ग हैं आड़ू प्लम खुमानी पे जाना पड़ेगा, आंवला पे जाना पड़ेगा, हाँ जी आम उस पे जाना पड़ेगा, आंवले पे जाना पड़ेगा। अब एक कुंदन सिंह कुमार जी हैं, उद्यान पंडित हैं नैनबाग के, तो पहले उन्होंने जो है एप्पल लगाया अन्ना, ठीक हुआ जी, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे, क्योंकि वहाँ पर जो है कैंपटी फॉर्म में टूरिस्ट आता है, अब उन्होंने सारे पेड़ काट करके आड़ू के पेड़ लगा रखे हैं। और इतना सुंदर वो बता रहे थे कि कई लोगों को मैंने रोजगार दे रखा है, कई लोग जो हैं वो ठीक जून के महीने में तैयार हो जाता है, मई जून में, और उनका हो जाता है। तो इस तरह से हमें प्लान करना ही करना पड़ेगा। ठीक कुकसाल जी, फिर मैं दोबारा इस विषय पे आगे आऊँगा। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज इस परिचर्चा में हमारे साथ, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा, प्रभाकर जी हमारे साथ हैं, और ये वो सफल उद्यमी हैं जिन्होंने लॉकडाउन में मैदान छोड़कर अपने उत्तरकाशी में आके अपना कार्य शुरू किया। कितना संघर्षपूर्ण काम था ये शुरू करना, और किस परिस्थितियों में इसको आप आगे बढ़ा रहे हैं, तो प्रभाकर जी कुछ बताइएगा इसमें। नमस्कार जी। हम लॉकडाउन के दौरान हम 4 दोस्तों ने मिलकर काम किया। पहले आपस में सोचा कि कैसे करें, कैसे इस चीज़ से उभरें, लोग भाग रहे हैं, कहाँ क्या काम करें जी। तो हमने एक सोच बनाई कि चलो अपने पहाड़ में ही कुछ करें। पहाड़ में कुछ करने की सोची, तो हमने कहा कैसे क्या करें, तो हमने कहा फिलहाल सब्जी लगाओ। कश्मीरी केसर बल्ब लाए, वो लगाए, वो नवंबर में फ्लोरिंग हुई थी, अच्छी रही। हमने हर जगह उसका सैंपलिंग के लिए दिया, तो ठीक ही रहा। फिर अभी देखते हैं आगे क्या होता है, कोशिश फिर भी जारी है। हमें जो भी सीख मिली है ये श्री भरत सिंह राणा जी से मिली है, इनके पीछे ही हम सब कुछ अभी चल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर नौटियाल साहब, जिस तरीके से बातचीत आगे बढ़ रही है, आ रही है, मुझे लगता है कि शायद उत्तराखंड में मिक्स क्रॉप, मिश्रित खेती की भी, जैसे ये अभी केसर की बात कर रहे हैं, वो कश्मीर के अंदर एक पर्टिकुलर रेंज में ही होता है, और ये इतना बड़ा इन्होंने काम शुरू किया और ये कह रहे हैं कि उसमें आगे बढ़ रहे हैं। आप किस तरीके से, और डॉक्टर कुकसाल ने भी कहा जिस तरह से कि हमें एक ही फसल के पीछे नहीं, एक ही क्रॉप के पीछे नहीं, किस तरीके से, क्योंकि आप एक उद्यान के क्षेत्र में बहुत विशेषज्ञ तौर पे काम करते रहे हैं, किस तरीके को ये समझते हैं आप कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सकता है और स्वरोजगार लोगों को दिया जा सकता है? देखिए, जैसे डॉक्टर घोषाल जी ने भी अभी कहा है कि हमारी सिचुएशन, उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं ये बहुत व्यापक हैं। जिसे कहते हैं हम कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी हमारे पास है मैदानी क्षेत्रों में, तराई क्षेत्रों में भी। और जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड वाइज ऊपर बढ़ते हैं
तो हमारे पास बहुत ठंडे क्षेत्र भी हैं। तो हमारे पास कृषि और बागवानी से संबंधित लगभग 150 फसलें हैं, 150 से ज़्यादा फसलें हैं। और धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हम जब अगर जो हमारा लेवल है 8000 फीट का, जहाँ तक सिर्फ कृषि हो सकती है, उसके ऊपर हमारे पास जड़ी बूटियाँ भी होती हैं। जड़ी बूटी, तो हमारा जो एडवांटेज है उत्तराखंड का, जो सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हमारे पास क्लाइमेट बहुत अच्छी है और मल्टी क्रॉप्स कर सकते हैं। मल्टी क्रॉप्स जो आप बोल रहे हैं कि सिर्फ हमें एक ही चीज़ पे नहीं रहना चाहिए। जैसे अभी डॉक्टर खुशहाल जी ने भी कहा है, आपने भी कहा है कि ठीक है इनकी क्लाइमेट 6000 फीट की है, तो वहाँ सेब हो सकता है, परंतु सेब का अब हमें तकनीकी चेंज करनी है, हाई डेंसिटी प्लांटेशन। डॉक्टर साहब ने कहा है कि ठीक है जो हमारे यात्रा रूट है, अगर वो ट्रॉपिकल रूट है तो उसमें आम, आड़ू, प्लम ये हो सकते हैं। और आगे ऊपर की तरफ अगर बढ़ते हैं तो अखरोट, खुमानी, सेब, ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो हमारे पास व्यापक संभावनाएं हैं प्रत्येक किस्म की चीज़ों की। अभी प्रभाकर बता रहे थे कि इन्होंने अपने क्षेत्र में 2 प्रकार की, यानी कि 2 फसलें मटर की ली हैं। मटर, एक मटर जो अगस्त में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, और दूसरी जो गर्मियों में होती है, जो कि जिसकी जो फसल जो है मई जून में निकल करके आ जाती है। तो एक ही वर्ष में 2 फसल जो हमारी 5000 फीट से ऊंचाई की जगह है, तो वहाँ पे हमें तकनीकी का लाभ उठाना है, विज्ञान, साइंस और तकनीकी का, जैसा कि हमारे प्रगतिशील किसानों ने उठाया है। तो नौटियाल साहब, मैं राणा जी से इस बात चाहूँगा कि हमारे दोनों जो विशेषज्ञ हैं, इन लोगों ने जिस तरह की चर्चा में निकल के आया कि हमें इन क्रॉप्स की तरफ भी देखना चाहिए, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो आपने ये काम शुरू किया, इसमें सरकार के स्तर से तकनीकी सहायता या अन्य सहायताएं आपको किस रूप में मिली है या आगे मिलने की संभावना है, या आप सरकार के द्वार पे भी गए हैं इनको लेने के लिए, इन सुविधाओं को कुछ प्रकाश डालेंगे इस पर? हमारे नज़दीक कृषि विज्ञान केंद्र चिन्हैलीसौड़ है जी, और वहाँ पर पूरे डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी में सेब के एक ही वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर पंकज नौटियाल। हालांकि नौटियाल जी का हमको बहुत सहयोग मिलता है हमारे हर काम में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सेब के और अधिक विशेषज्ञ हों, क्योंकि हमारी पूरी बेल्ट जो है सेब की है। ज़्यादातर विशेषज्ञ हों, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी पर, अच्छी क्वालिटी मेंटेन के बारे में, और अच्छा टेक्निकल सपोर्ट लोगों को मिले, जिससे सेब का उत्पादन और अच्छा बढ़े। तो ऐसी उम्मीद सरकार से है। अभी हम जो कर रहे हैं, हम तो कई चीज़ों पर ऐसा व्यापक कर रहे हैं, जैसे हम हर्बल चाय पर काम कर रहे हैं, हर्बल चाय पे कुछ और लोगों से भी करा रहे हैं। जी। तो मेरी हर्बल चाय उत्तराखंड में नंबर 1 है। उसको एक बार जो पी लेगा वो बार बार उस चाय को मांगेगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। और जैसे लाल चावल पर हमारा बड़ा काम है, बहुत व्यापक। अभी भी मेरे पास जो है 100 कट्टे यानी कि 5 टन चावल स्टॉक है। चुल्लू का तेल मेरे पास 600-700 लीटर अभी स्टॉक है। तो इन 3-4 चीज़ों पर, वैसे हम तो बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन उन 3-4 चीज़ों पर हम बड़ा काम कर रहे हैं। अगर टनों की भी डिमांड आती है तो उसमें भी पूर्ति कर सकते हैं। बेचने की भी कोई दिक्कतें आ रही हैं जो इतना उत्पादन आप कर रहे हैं? हाँ, अभी लॉकडाउन की वजह से तो काफ़ी दिक्कतें आई। दिक्कतें तो पहले से भी थी, लेकिन हमारी उत्पादन करने की जितनी क्षमता है उस हिसाब से हमारे पास बाजार नहीं है। अभी हम पार्सल के माध्यम से, अभी तो मेरा तो पूरे भारत वर्ष में जा रहा है, पार्सल के माध्यम से डिमांड आती है और पार्सल से भेज देते हैं, आपकी कश्मीर से लेकर के केरल तक। अच्छा, आप तो हिमाचल, आपसे चर्चा हुई थी कि आप तो हिमाचल और अन्य राज्यों में प्रशिक्षण लेने भी गए। जी। हिमाचल में सेब के बदले एक वैकल्पिक उन्होंने कीनू जिस तरह से मार्केट में दिया, जी, क्या हमारे काश्तकार या आपके क्षेत्र में या गढ़वाल के क्षेत्र में सब और जगह इसकी कुछ संभावनाएं दिखती हैं कीनू की? बहुत ऊंचाई वाले क्षेत्र में तो कीनू नहीं होगा, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि जो हमारी वाली बेल्ट है 6,000 से ऊपर की, वहाँ पर तो हम कीनू की ना सोचें तो अच्छा ही है, क्योंकि कीनू से हमको उतने दाम नहीं मिलेंगे जितने हमको सेब को। अभी मेरा सेब पिछली बार 100 रुपये किलो मेरे खेत से ही ले गए थे, एक कंपनी आई और उसमें हमारी पेटी भी नहीं लगी, पैकिंग भी नहीं लगा, भाड़ा भी नहीं लगा, तो हमको जो है नेट 100 रुपये किलो मिल गया। अभी जो हाई डेंसिटी रूट स्टॉक लगा है, 1 साल में ही मुझे जो सैंपल आया था 100 रुपये किलो बिक गया और 1 लाख के आसपास की आमदनी उससे हुई। तो डॉक्टर कुशहाल साहब, किस तरीके से अब आप जो, चूंकि ये नवोदित राज्य है और इसमें कृषि, उद्यान, बागवानी हमारा एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, साधन भी है स्वावलंबन के लिए भी, और जो हमारे ऊपर लगता है कि हमारी श्रम शक्ति और हमारे युवा इस दिशा में नहीं जा पा रहे हैं,
किस तरीके के माइक्रो प्लानिंग की भी बात आपने की, बहुत संक्षेप में इस पे कुछ अपने विचार दीजिएगा। देखो, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमारा जो पर्वतीय क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र तो ठीक है, वो तो अपने आप में उसमें पूरी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, काफ़ी प्रॉस्पेरिटी आई, चाहे फूलों की खेती की बात करें, अनाज की बात करें जी। लेकिन पर्वतीय क्षेत्र की विशेष भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं और हर विषय की, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि साहब की उस उद्यान की जो हम बात करते हैं तो उसके अंदर जो है फलों की बात होती है, सब्जी की बात होती है, फूलों की बात होती है, मशरूम की बात होती है, मसाले की खेती की बात होती है, अन्य अन्य विषय, पूरे विषय आते हैं। हमें ये देखना है कि हम उस भौगोलिक परिस्थिति का कितना लाभ लेते हैं। अगर हम प्राकृतिक रूप से वहाँ की जलवायु को हार्वेस्ट करते हैं तो हम प्रॉफिटेबल हैं। हमारा अब जाड़ों में आपने क्या कहते हैं, बंद गोभी फूल गोभी हो गया तो 10 रुपये किलो दिया, वैसे बिकल क्या फायदा, उससे कोई फायदा नहीं है। तो वहाँ की जो है हर चीज़ की अपनी विशेषता है। वैल्यू एडिशन भी मतलब एक इम्पोर्टेंट फैक्टर। वैल्यू एडिशन तो फिर बात की बात है, पहले मैं कह रहा हूँ कि आप केवल टाइम फैक्टर आप देखें। अगर हम फलों की बात करते हैं तो जो नीचे वाले जो घाटी वाले क्षेत्र हमारे मतलब 10,000 1,000 फीट तक जो है आम लीची वगैरह सब कुछ होते हैं। लेकिन इनमें विशेषता क्या होती है इनमें कि ये 1 महीने बाद ये हार्वेस्ट करते हैं, जब मैदान का आम खत्म हो जाता है तब वो शुरुआत होती है। कितना सुंदर है। उसके अलावा जो बीच वाले जो हमारे पोर्शन हैं उसमें जो आड़ू प्लम खुमानी है, ऊपर जो है अखरोट और सेब की हम बात करते हैं, तो फलों में भी एक तो विशेष तरह के फल पैदा होते हैं। दूसरा ऐसा होता है कि जब मैदानी क्षेत्र के फल खत्म हो जाते हैं जब तब हमारा आता है। सबसे ज़्यादा रोजगार पाने का और आर्थिकी विकास का क्षेत्र है सब्जी उत्पादन, बेमौसमी सब्जी उत्पादन। हम देखो जितनी भी सब्जियां हैं, आप मटर लगा लो, बंद गोभी, फूल गोभी, जितनी भी सब्जियां होती हैं जाड़ों में, ये सारी की सारी हमारे पर्वतीय क्षेत्र में गर्मियों में और बरसात में होती हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों में उस समय सब्जी नहीं हो पाती। पर्वत जैसे उत्तरकाशी से राणा जी आए हैं, आप आए हैं पर्वतीय क्षेत्रों से, तो ये अगस्त सितंबर में मटर बोते हैं 5,000 की हाइट से जो ऊपर वाले क्षेत्र है, और सितंबर अक्टूबर जबकि दिवाली का मौसम रहता है, ये रहता है, मटर की बहुत मांग आती है, तो प्लेन्स में मटर उस समय बोना शुरू होता है, तो सुंदर पैसे लेते हैं। इसी तरह से नवंबर दिसंबर में बोते हैं, बर्फ पड़ी रहती है, मटर अपने आप जो है वो आपका अप्रैल मई में निकलेगा। 80 रुपये किलो काश्तकार खेतों में जाता है। मैं कुकसाल जी मैं यही पूछना चाहता हूँ कि काश्तकारों को, चूँकि काश्तकार सामान्य व्यक्ति है, उसको किस तरीके से मोटिवेट और किस तरीके से इसका लोक शिक्षण का काम कर सके हम इसमें। काश्तकार वैज्ञानिकों से ज़्यादा जानकारी रख रहा है आज का, मतलब उसको सारी चीज़ें मतलब हैं। हमें केवल अगर उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दें, उसको मार्केट दें। एक्चुअली में हो क्या रहा है कि मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि चाहे वो कृषि विभाग हो चाहे उद्यान विभाग हो, ये केवल आवंटित बजट से केवल पैसा खर्च करते हैं, सामान खरीदा और निम्न स्तर का सामान और उच्च दामों पर काश्तकारों का हवाले किया। इसके अलावा कुछ नहीं कर, मतलब उस तरह का कुछ है ही नहीं, ना इनका टेक्निकल विजन देते हैं कि काश्तकारों को। आज का काश्तकार बहुत जागरूक है, पूरा यूट्यूब देखता है, पूरा गूगल में सर्च करता है, सारा देखता है। उसको जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर देने की, ईमानदारी से। मतलब अगर अब जैसे राणा जी सेब की बात कर रहे हैं, आप सुने होंगे पेपरों में, उसमें जब देखते हैं जब हमारा सेब खत्म होने को होता है तब सारी पेटी सैंक्शन होती हैं। क्यों राणा जी, यही तो होता है। सच्चाई है। अरे आप हिमाचल उतनी अच्छी पेटियां हिमाचल दे रहा, आप HPM से क्यों नहीं खरीद देते? क्यों आप एक नया लगा लोगे, हम कोटेशन करेंगे, टेंडर करेंगे, तो दिक्कत है। ठीक, कुछ सारी समस्या। जैसे हमारे पे नए उद्यमी भी हैं और आप एक नगदी फसल जो हमारी कृषि में भी है ना, और नगदी फसल के लिए भी जो हमारा ये क्षेत्र बहुत जाना जाता है, और ये उद्यमी की जो मैदान से लॉकडाउन में वापस आए, तो किस तरह प्रभाकर जी आप इस काम को अब आगे बढ़ाने की सोचते हैं, किस तरीके की उम्मीद करते हैं कि सरकार से आपको सहायता मिले? सर कोशिश ये है कि जितना भी हो सके डॉक्टर लोगों से मिलके आगे बात करेंगे, वैज्ञानिकों से। फिर प्लस जो अभी हम खेतों में लगा रहे हैं, एक हमारा ग्राउंड एप्पल है जो राणा जी से हमने बीज लिया था, वो भी बो रखा है। दूसरा लोगों को भी इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो इस चीज़ से जुड़ें, पलायन रुके, बेरोजगारी ख़त्म हो जाए। अपना बेरोजगारी में अपना स्वरोजगार, अपना रोजगार कमाएं। ये जो 4 महीने आप कह रहे हैं कि अभी काम शुरू किया, क्या लगता है आपको संतुष्ट हैं इस 4 महीने के काम से? बहुत संतुष्ट है, मेहनत आगे पूरी रहेगी, बहुत मेहनत करेंगे जितना हो सके। ये बहुत अच्छी है कि प्रभाकर जी इसको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। नौटियाल साहब, अब एक नेट सल में आपसे चाहूँगा कि किस तरीके से हम टेक्निकल सपोर्ट इनको ज़्यादा से ज़्यादा दें और सरकार की योजनाओं में जो सरलीकरण हो माइक्रो प्लानिंग की, बहुत संक्षेप में इस विषय पे इन काश्तकारों को और हमारे दूरदर्शन के जो दर्शक हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस विषय में?
मैं तो धस्माना जी यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारे पास एक तो छोटी जोत है और बिखरी हुई जोत है। हमारा 95% काश्तकार छोटा किसान है, और उसमें भी जैसा कि डॉक्टर कोकसाल ने भी कहा है, आप लोग भी जानते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में तो हमारे पास 90% असिंचित क्षेत्र है, पानी की कमी है। जी। और पानी की कमी नहीं, क्योंकि वहाँ पर हमारे जो 7 महीने हैं वो बहुत ठंडे होते हैं, यानी कि जो ग्रोथ पीरियड है, जो पौधों की बढ़ने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है, उसका उत्पादन कम होता है। जी। तो कम समय, हमें जो आवश्यकता है आज, कम समय में अधिक उत्पादन किस प्रकार से हो, उसके लिए 2 ही रास्ते हैं। जी। आपने सुना होगा पॉली हाउस कल्टीवेशन। जी। छोटे काश्तकारों के लिए, यानी कि कम भूमि में अधिक से अधिक उत्पादन, 2 से लेकर के 10 गुना तक उत्पादन का भी हमारे पास आंकड़े हैं। चाहे वो बाहर के देश हो, चाहे हमारा उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो। तो एक तो हमें संरक्षित खेती पर ध्यान देना है, खास तौर पर क्योंकि हमारे छोटे किसान हैं। और दूसरा, जैसे अभिनव प्रयोग राणा जी ने किया है, हाई डेंसिटी प्लांटेशन, सघन प्लांटेशन। और दूसरा एक और भी राणा जी का नाम दूंगा जो जखोली में है, उन्होंने कीवी प्लांटेशन। हाँ, कीवी का क्योंकि कम भूमि में कम, यानी कि 200 वर्ग मीटर में, यानी कि एक नाली भूमि से प्रति वर्ष वो 25,000 रुपए की आय लेते हैं। ठीक है डॉक्टर नौटियाल, ये बड़ी महत्वपूर्ण ऐसी तकनीकी जानकारियाँ, और ये बहुत लंबा विषय भी था और समय कम था। वैधता है कि हमें इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना है, लेकिन कुल मिला के आप लोगों से जो बातचीत करने का बाद जो मैं निष्कर्ष देखता हूं कि अगर हम एक समग्र रूप से एक सकारात्मक सोच के साथ और तकनीकी सहायता देते हुए काश्तकारों को, जिस तरह की उन्होंने अपनी समस्याएं बताई, अगर हमारा एक रोड मैप हमारी सरकार इनके सुझावों के अनुरूप तैयार कर सके, तो हम समझते हैं कि हम हिमाचल की तरह एक अग्रणी राज्य बनाने में इस राज्य को भी सफल हो पाएंगे। और दर्शकों, आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले अंक में फिर नए संदर्भ लेके आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।